नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएएस पीसीएस मेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रसून दुबे आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक नया वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे यूपी पीसीएस 2023 के सीसेट पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ कराया था और जिसके पहले पार्ट में मैंने आपको पूरे हिंदी के 25 क्वेश्चंस कराए थे। आज हमारा नए वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सीसेट का जो पेपर है आपका, सीसेट के पेपर के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। मैथ और रीजनिंग, आज की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को समझेंगे। तो सभी लोग कॉपी पर हेडिंग लगा लेना और शानदार तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ों का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सीधा सा सर्च कर दीजिएगा आईएएस पीसीएस मेंटर और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग इसमें 6.7 के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 6.7 के मेंबर्स जुड़े हुए हैं। आप इससे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हर एक क्लास का पीडीएफ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है। अब बिना किसी समय को बर्बाद किए हम अपनी क्लास पर आते हैं और ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से किसको चुनना है? तो दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। ऑप्शन आपके सामने AX, CZ, JO, KQ, TV, VD और FR, HT। तो चलिए, जैसा कि रीजनिंग का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा AX, CZ। जब भी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हमें उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करनी है। जैसे ही हमने नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे ये जो A है इसका नंबर क्या है? 1 है। X का नंबर आपको पता है 24 हो जाएगा, C का नंबर 3 हो जाएगा और Z का नंबर 26 हो जाएगा। Z का नंबर क्या हो जाएगा? 26। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप +1 हो रहा है और इधर से भी क्या हो रहा है? यहाँ +2 हो रहा है और यहाँ भी कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है JO, KQ। JO, KQ, J का नंबर आपको पता है 10 हो जाएगा, O का नंबर 15 हो जाएगा, K का नंबर 11 हो जाएगा और Q का नंबर 17 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 1 जुड़ रहा है और यहाँ 2 जुड़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ इन दोनों में से ही आंसर हमें मिलने वाला है। चलिए तीसरे की चर्चा कर लेते हैं, TB, VD। अब आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे तो T का नंबर हो जाएगा 20, B का नंबर हो जाएगा 2, V का नंबर हो जाएगा 22 और D का नंबर हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे यहाँ 2 जुड़ रहे हैं और यहाँ भी 2 जुड़ रहे हैं और ये किसके समान हो गया? तो सर ये पहले वाले के समान हो गया, यानी कि इन दोनों में सेम है। तो आंसर तो यही आने वाला है सर, कुछ भी कीजिए आप, आंसर तो यही आने वाला है। फिर भी लास्ट वाला आपको चेक करा देता हूं, FRHT। तो F का नंबर 6 हो जाएगा सर, R का नंबर 18 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा और T का 20 हो जाएगा। सर ये भी फॉलो कर रहा है जो नियम है आपका, 6 और 2 8 हो जाएंगे और 18 और 2 20 हो जाएंगे। तो सर पहला, तीसरा और चौथा ये सब के सब 2-2 के डिफरेंस पर हैं, 2-2 के डिफरेंस पर हैं, लेकिन ये बीच में गलत हो जाएगा क्योंकि ये बीच में 1 का डिफरेंस है और फिर 2 का डिफरेंस। तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। किसका क्वेश्चन है? ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। आप देखेंगे अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है? गुणात्मक समंक के, दूसरा संख्यात्मक समंक के, तीसरा A और B दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अंधा क्या है? सर अंधा होना एक क्या है? गुण है, या अंग्रेजी में बोलें तो क्या है? सर अंधा होना एक गुण है या एक क्वालिटी है? क्वालिटी। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि गुण के बारे में बता रहा है। या तो व्यक्ति अंधा है या अंधा नहीं है। तो किसकी चर्चा हो रही है सर? गुण की चर्चा हो रही है, संख्या की चर्चा नहीं हो रही है। मैं यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि 5 और 5 नहीं, 10 और 10 नहीं। यहाँ क्या लिखा है? अंधा और अंधा नहीं, यानी कि उसके गुण की बात की जाए, उसके क्वालिटी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है? ध्यान दीजिएगा, आयत चित्र क्या है? आयत चित्र है, जिसको ध्यान रखना, आयत चित्र को कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं? आयत चित्र को कहते हैं हिस्टोग्राम। ऑप्शन है आपके समांतर माध्यिका, बहुलक और
हरात्मक माध्य। ये सारी चीजों से क्वेश्चन कभी कभी एकाध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आयत चित्र की बात आएगी, किसकी बात आएगी सर, अगर आपसे आयत चित्र की बात आएगी तो वो हमेशा किसको उपयोग में आता है, बहुलक जब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर बहुलक सॉल्व करने के लिए अगर हम आयत चित्र बना लेते हैं तो सबसे जल्दी बहुलक को सॉल्व किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैथ का क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैथ का भी एक थ्योरेटिकल पार्ट का ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एक बार इसको आप पढ़िएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लिखा है क्वेश्चन, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम तो आप जानते हो, ना जानते हो तो कॉपी पर नोट कर देना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि चीजों को हमें छोटे से स्टार्ट करना है और बड़े की ओर ले जाना है। क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 11 प्रेक्षण है, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 और 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों, इस पर ध्यान रखना, सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों का समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य। सर समांतर माध्य लिख दें या इसको हम औसत भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी, कोई नई बात नहीं होगी। तो सभी 11 प्रेक्षणों का औसत या माध्य आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, 11 प्रेक्षण, मैं एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। सर मैं अगर 11 प्रेक्षण लिखने का प्रयास करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको एक बात यहां समझनी है ध्यान से कि सर 11 में ये कौन सा नंबर हो गया, ये कौन सा स्थान हो गया? सर ये हो गया पूरे के पूरे विषम स्थान हो गए। कैसे स्थान हो गए सर? इसमें से दो चीजें आएंगी, या तो नंबर आपको विषम स्थान पर लिखा मिलेगा, या आपको, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया है, या तो आपको विषम पर लिखा मिलेगा या सम। अब आप अगर काउंट करें कि विषम स्थान पर कितने नंबर नजर आ रहे हैं, तो विषम स्थान पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर आपको विषम पर मिलने वाले हैं। तो अब बचे कितने सर? बचे 5। कितने बचे सर? 5 बचे हैं। आप कहोगे सर कैसे 5 बच गए? तो आप देख लीजिए 5 ही नजर आएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि सम स्थानों पर आपको कितने नंबर नजर आ गए? तो सम स्थानों पर आपको सर 5 नंबर नजर आ गए। होगा 6 और 5 11, क्योंकि उसने स्थान की चर्चा की है। ध्यान दीजिएगा, स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों का समांतर माध्य। तो सर ये 10 किसका है? सर ये 10 लिखा है किसका? सम। जितने नंबर सम पे आ रहे हैं, तो सम पे 5 आ रहे हैं, उनका समांतर माध्य है 10। कितना है? 10। और विषम वाले का कितना है? सर विषम वालों का है 9। जैसे ही इनका गुणा कर देंगे तो 6 नम 54 और 10 पंचे 50। सर ये इनका टोटल हो जाएगा, और टोटल कितने हैं? 11। टोटल कितने हैं? 11। तो ये हो जाएंगे आपके 104/11। जैसे ही भाग लगाओगे 11 9 99, कितने बचे सर? 5 बचे हैं। 5 बचे हैं तो 11 चौके 44 और 11 पंचे 55। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर देता हूं। सर आपको कितने प्रेक्षण दिए गए थे? सर आपको दिए गए थे 11 प्रेक्षण। कितने प्रेक्षण दिए गए थे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब उसने कहा इसमें 2 स्थान, आपको भी पता है कि इसमें 2 स्थान होंगे, कुछ नंबर होंगे जो विषम स्थानों पर होंगे और कुछ नंबर होंगे जो सम स्थानों पर होंगे। तो विषम स्थानों पर कितने हैं? तो सर ये पहला स्थान, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11। ये सब किसने, कौन से स्थानों पर विषम? तो विषम की संख्या कितनी हो गई? 6। और सम पे कितने बचे सर? 5। सम स्थानों पर जितने भी नंबर है उनका माध्य कितना है? 10। और विषम स्थानों पर जितने भी नंबर है उनका माध्य कितना है? 9। तो 6 नम 54 और सम स्थानों पर 50। दोनों को जोड़कर माध्य निकालना है 11 के 11, तो भाग लगा देंगे 11 से। आंसर आ गया आपका 104/11, यानी कि 9.45। आप भाग लगा लीजिएगा, लगा लेंगे, मुझे इतना आप पर विश्वास है। तो आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोबारा मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी शंकु के आधार, ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए। सर सबसे पहले बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लेना, कॉपी पे लिख लेना। सर शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। पाई r² h, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं आप
1/3 और लिखना चाहें तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है, क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको लिख सकता हूं मैं आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, शंकु के आयतन का। शंकु के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब उसने कहा आधार के क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिया जाए, सर आधार के क्षेत्रफल को उसने कह दिया 100% बढ़ा दो। सर जब भी हमें वृद्धि निकालनी हो या कमी निकालनी हो, प्रतिशत में निकालनी हो, तो हमें इस नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। सर आधार के क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिया, 100%। सर 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू होती है 1/1, यानी कि अगर पहले क्षेत्रफल 1 था तो अब एक और बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 2। कितना कर दिया, 2। तो अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो ये मैं लिखता हूं पहले आयतन और अब बाद में। सर देखिए ऊंचाई से तो हमने कुछ खिलवाड़ किया नहीं, तो ऊंचाई का भी कोई मतलब नहीं है इसमें, ऊंचाई का भी क्या है, कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल किसका है, आधार का क्षेत्रफल। सर पहले आधार का क्षेत्रफल 1 था, बाद में 2 कर दिया, पहले 1 था बाद में 2 कर दिया, तो बताओ कितना बढ़ा दिया। सर आप कहोगे 1 बढ़ा दिया, और 1 किस पे बढ़ाया, 1 पे, तो 100 पे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 100%। कितना आएगा, यानी कि अगर शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया हमने, तो उसका क्षेत्रफल भी, आयतन भी कितना बढ़ जाएगा, 100%। सवाल का आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या आएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आप एक बार इस सवाल को दोबारा से देख लीजिएगा। आधार के क्षेत्रफल को बढ़ाया, पहली बात तो आयतन में वृद्धि निकालनी है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 1/3 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक संख्यात्मक मान है और ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है सवाल में, तो हमने इसको भी हटा दिया। यानी आंसर कैसे आ जाएगा आपका, आधार के क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ाया, 100% का मतलब क्या होता है, 1/1, यानी पहले क्षेत्रफल अगर 1 था तो बाद में 1 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, यानी पहले अगर क्षेत्रफल 1 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वृद्धि कितने की, 1 की, किस पर, 1 पर, तो 100 पर, यानी आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आशा करता हूं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं तो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कोई डाउट है तो मैं तरीका बदलूं, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के, और आसान से मैं आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 बेलन है, कितने हैं सर, 2 बेलन है, एक बेलन है ए और एक बेलन है बी। 2 बेलनों ए और बी के आधारों के अर्धव्यास, सर अर्धव्यास लिखा है, इसको त्रिज्या भी कहते हैं। अर्धव्यास को व्यास का आधा कर देते हैं तो क्या बन जाती है, त्रिज्या। त्रिज्या का अनुपात कितना है, ये गलत लिखा हुआ है, त्रिज्या का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2 है। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, n:1। कितना है, n:1। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, तो n का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है 2 बेलन है आपके पास। पहला हो गया बेलन ए का आयतन, और दूसरा हो गया बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। और सर इनका अनुपात आपको दिया गया है, बेलन बी का आयतन, बी का आयतन, इनका अनुपात आपको दिया गया है। कितना है सर, ए का अनुपात बी के अनुपात का 3 गुना है, यानी कि अनुपात कितना है, 3:1। अब बेलन के आयतन, अभी मैंने आपको शंकु का आयतन बताया था, क्या बताया था, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपनी कॉपी पे छाप लेना, आगे काम आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब उसी में से 1/3 को हटा देंगे तो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। यानी कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3/1, क्योंकि अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है, 3:1। बेलन ए का आयतन 3 गुना है किसके आयतन के, बी के आयतन के। पाई से पाई काट देंगे क्योंकि पाई का कोई जिक्र नहीं। अब आते हैं आर पर, तो बेलन आर, अगर आर पूछी जाए तो ए की आर कितनी है, 3, और बी की आर कितनी है, 2। तो सर यहां आएगा 3 का स्क्वायर और गुणा ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर। और अगर h की बात की जाएगी तो h की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, n:1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, n बटे बेलन बी की त्रिज्या। तो सर बेलन बी की त्रिज्या हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे, और इसका ऊंचाई कितनी है सर, इसकी ऊंचाई 1 है, बराबर में कितना आ जाएगा, 3/1।
सर सॉल्व कर देंगे, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 गुणे n बराबर 2 दूनी 4, तो n का वैल्यू आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपके सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिल जाता है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार दोबारा समझा देता हूं। आपके पास 2 बेलन दिए गए, कितने बेलन दिए गए? आपके पास 2 बेलन दिए गए, तो मैंने कहा बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन बटे बेलन बी का आयतन, और दोनों का उसने कहा है कि बेलन जो ए का आयतन है वो 3 गुना है किसके आयतन का? बी के आयतन का, बी के आयतन का। अब अगर बात करें कि सर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां भी फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3/1। सर पाई से पाई काट देंगे क्योंकि दोनों जगह है और दोनों का सेम मान होता है। बात करेंगे आर, तो सर अनुपात कितना दिया गया? सर त्रिज्या का अनुपात कितना है? सर त्रिज्या का अनुपात है 3:2 और ऊंचाई का अनुपात है n/1, यानी कि पहले बेलन की त्रिज्या 3 और दूसरे बेलन की त्रिज्या 2, पहले बेलन की ऊंचाई 3 और दूसरे बेलन की ऊंचाई 1, तो सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा h का मान कितना है? तो सर h का मान हमें नजर आ गया n बटे r का मान कितना है? सर r का मान हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर और गुणा h का मान 1 बराबर 3। सर सॉल्व कर लेंगे, 3 त्रिका 9n बटे 4 बराबर 3। सर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 9 गुणा n बराबर 3 गुणे 4 यानी कि 12, तो n बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे 9, 3 त्रिका 9, तो n का मान आ जाएगा 4/3। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। n का मान कितना आ गया? सर n का मान आ गया है 4/3। आशा करता हूं सवाल पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन। यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए, किसकी वृद्धि की जाए? यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की, किसकी? 25% की वृद्धि कर दी जाए, बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए? ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे? तो देखिएगा, सबसे पहले तो बेलन का आयतन नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है यहीं लिख देता हूं, बेलन का आयतन यहां लिख देता हूं। बेलन का आयतन बराबर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बात कर रहा है वो कि सर किसमें वृद्धि की है? सर त्रिज्या में तो वृद्धि कर दी। किसमें? सर त्रिज्या में तो वृद्धि कर दी, लेकिन ऊंचाई को उतना ही रखना है। तो सर आप देखिएगा, त्रिज्या की अगर बात की जाए तो कितना है? आर स्क्वायर है। त्रिज्या में क्या है? आर स्क्वायर। तो सीधा सा सवाल, 25% का वैल्यू कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा, 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी कि अगर त्रिज्या 4 थी तो 4 से कितनी कर दी? 5। अगर त्रिज्या 4 थी तो 4 से कितनी कर दी? 5, और आर पर क्या लगा है? स्क्वायर, तो इसको 2 बार नोट कर देंगे, 4:5। ऊंचाई को ना घटाना है ना बढ़ाना है, घटाना है। कितना घटाना पड़े? तो देखिएगा, 4 चौके 16, 5 25, यानी कि अगर आयतन 16 था तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? अगर आयतन 16 था तो कितना हो गया? 25। क्यों बढ़ गया? सर ये आयतन क्यों बढ़ गया? आयतन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने सर त्रिज्या को बढ़ा दिया। आप एक चीज देखिए, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई का तो कोई मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि एक संख्यात्मक मान है। सर आयतन क्यों बढ़ा? क्योंकि त्रिज्या का मान बढ़ा दिया। किसका मान बढ़ा दिया? त्रिज्या। अगर आयतन को हमें बराबर करना है तो किसका मान घटाना पड़ेगा? सर ऊंचाई का घटाना पड़ेगा। तो सर त्रिज्या के बढ़ने से आयतन कितना बढ़ गया? 16 से 25। तो बताओ कितना कम करना है? सर हमें कितना कम करना है? सर हमें कम करना है कितना? 25 से 16 लाना है, यानी हमें कितना कम करना है? 9। कितना कम करना है? 9। और 9 किसको कम करना है? सर 9 कम करना है 25 को। किसको? क्योंकि 25 पहुंच गया, 25 को घटा के कितना लाना है? 16, यानी कम कितना करना है? 9 कम करना है। किसको? 25 को। तो 100 पे कितना कम करेंगे? 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी कि सवाल का सही आंसर क्या आएगा? 36%। क्या आ जाएगा? सवाल का सही आंसर आ जाएगा 36%। इसका मतलब है अगर हम त्रिज्या को बढ़ा दें 25% और ऊंचाई को घटा दें 36%, तो सवाल में यानी कि बेलन के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा याद रखना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 से 5 हो गई त्रिज्या, 4 से 5 2 बार सॉल्व किया तो 16/25, यानी 16 से 25 हो गया। तो 25 को घटा के 16 लाना है, कितने की कमी करना है? 9 की कमी 25 पर, तो 100 पर आंसर आ जाएगा आपका 36%। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि किसी 3 अंकों वाली, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है आपका ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग नहीं इसको तोड़ पाए होंगे। पेपर में जो बैठे होंगे ना 2023 का सीसेट जिन्होंने दिया होगा ना, अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को नहीं तोड़ पाए होंगे। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आप थोड़ा एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको एक बार पढ़िएगा और मैं फिर इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन। यदि किसी 3 अंकों वाली, कितने अंकों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछना किसी से भी, अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, एक संख्या है कितने अंक की, 3 अंक की, उसके वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के क्या हैं, समुच्चय, दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के क्या हैं, समुच्चय हैं। तो संख्या के अंकों का योग निकालना है। सर ये क्वेश्चन आसान हो सकता था लेकिन उसने थोड़ा सा टफ कर दिया। मैं अब थोड़ा सा सवाल एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए समझना। मैंने एक नंबर बोला 64, एक नंबर क्या बोला 64। सर ये 64 में खासियत है, ये जो 64 आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक खासियत है। अब आप कहोगे सर खासियत क्या है, सर खासियत इसमें ये है कि अगर इस 64 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। और अगर इसी का घनमूल निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा, घनमूल, तो 4 आ जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64 और 8 टाइम 64। तो सर सवाल यही है कि एक ऐसी संख्या है जो उसका वर्गमूल भी निकाल दो, उसका घनमूल भी निकाल दो, मतलब एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल भी निकलता हो और घनमूल भी निकलता हो। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो इस संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 6 4 10। लेकिन आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज आपको नोट कराई है, सवाल पढ़िएगा ध्यान से। सर क्या लिखा है, कितने अंकों की चाहिए, सर आप 3 अंकों की ढूंढ के बताइए। 2 की तो आपने जल्दी ढूंढ दी, सर 2 का होता आसान था प्रश्न, क्योंकि सबको याद आ जाता है 64, लेकिन इसने पूछा है 3 अंक की। अब 3 अंक के लिए आपको कम से कम 30 तक वर्गमूल और घनमूल आने चाहिए। तो मैं एक नंबर लिखता हूं, सीधा सा आप याद करिएगा नंबर को। नंबर है आपका, नंबर मैंने लिखा 729। क्या लिखा, 729। अब इसमें क्या खासियत है, सर इसको जब देखते हैं तो ये 9 का तो है घनमूल और 27 का है वर्गमूल। 9 का क्या है, घनमूल है, और 27 का है वर्गमूल, यानी सवाल सॉल्व हो गया। 3 अंकों की संख्या 729 ही है, जिसका वर्गमूल भी निकलता है और घनमूल भी निकलता है और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय भी है। प्राकृतिक संख्याएं तो जानते हैं ना आप, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो आप देखिएगा तो इस सवाल का आंसर तो बताइए 729 का जोड़ क्या होगा, तो आप देख लेंगे 7 और 2 9 9 18, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सवाल आशा करता हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। आंसर हो गया आपका 18। क्या हो गया, इन संख्याओं का जोड़ हो गया सी ऑप्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए, 2 संख्याओं का HCF 25 है। 2 संख्याओं का HCF क्या है, HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। कितना है, 25 है। तथा LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम दोनों को एक ही समझते हैं। HCF माने लघुत्तम महत्तम समापवर्तक और LCM माने लघुत्तम समापवर्तक। पहले तो मैं एक बार आपको करेक्ट कर देता हूं। सर HCF को अंग्रेजी में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलेंगे महत्तम। हाईएस्ट माने महत्तम, समापवर्तक, ध्यान रखना, समापवर्तक, ध्यान रखना। LCM इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में कहेंगे लोएस्ट माने लघुत्तम, छोटी से छोटी, लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, समापवर्त्य और समापवर्तक, क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा लघुत्तम महत्तम तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपवर्त माने होता है गुणज, यानी इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तब लघुत्तम बनता है, और अपवर्तक माने होता है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो गुणनखंड बनेगा। ध्यान रखना, इसलिए बता दिया मैंने आपकी जानकारी के लिए। तो HCF 25 और LCM के अन्य गुणनखंड कितने हैं, 14 और 15। ध्यान दीजिएगा एक बात, जब भी अगर आपको संख्या निकालनी है, ध्यान रखना, अगर आपको संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या, तो कुछ नहीं करना, HCF का गुणा किया जाता है किससे, गुणनखंड से।
HCF का गुणा किया जाता है किससे? गुणनखंड से। ये नोट कर लेना, संख्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। आपका HCF दिया गया है 25 और गुणनखंड दिए गए 14 और 15, यानी एक संख्या होगी 14 से गुणा करने पर आएगी और एक संख्या आएगी 15 से गुणा करने पे। यानी कि अगर हमें पहली संख्या निकालनी, क्या निकालनी है? हमें पहली संख्या निकालनी है तो हम 25 का गुणा कर देंगे किससे? 25 का गुणा कर देंगे 14 से। तो 14 पंचे 70, 7 आएंगे, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी पहली संख्या कितनी आ गई? 350। कितनी आ गई सर? पहली संख्या आ गई 350। वहीं अगर हमें सेकंड नंबर निकालना हो, सेकंड दूसरी संख्या, तो 25 यानी HCF का गुणा करेंगे गुणनखंड से। गुणनखंड कितना है? 15, और जैसे ही 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 375। कितनी आ जाएगी? गुणा कर लेना, 375 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 375। पहला नंबर हो जाएगा हमारा HCF गुणा गुणनखंड, यानी कि 25 गुणा 14 350, और दूसरा आ जाएगा 25 गुणा 15 यानी कि 375। ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला जो एक प्रकार से इसको फॉर्मूला ही समझ लेना। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसकी कहानी सुना दूंगा आपको कि अगर संख्या निकालनी हो तो HCF का गुणा गुणनखंड से कर देना। HCF का गुणा गुणनखंड से कर देना तो पहली संख्या आ गई 25 गुणा 14 350, और दूसरी आ गई 25 गुणा 15 375। पूछा क्या है? उसने पूछा है संख्याओं का योग। सर संख्याएं तो हमने निकाल ली, इनका योग कर दीजिए। इनका योग कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 5 के 5, 7 5 12 की 2, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 725। कितना हो जाता है? 725। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। जो दिक्कत थोड़ी सी उन्हें होती है जो थोड़े से मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सर टेंशन क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हम हैं, हम इसीलिए आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारे पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि किस पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें पूरी मैथ थोड़ी पढ़नी है। एक CSET के 40 नंबर के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें पूरी मैथ थोड़ी पढ़नी है, लेकिन हमें जो जो जरूरी है उतनी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। उतनी चीजें मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन देखते ही साथ आप तोड़ देंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर आ जाएगा आपका 725। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36 और 63 के समरूप है। 6, 36 और 63 के समरूप है। ये सवाल आपको रीजनिंग का भी कह सकते हो, मैथ का कहना हो मैथ का कह लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 6, 36 और 63। आप समझ सकते हैं, आप इतने होशियार खुद हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सर 6 का स्क्वायर 36 और 36 को पलट दिया तो 63। 6 का स्क्वायर 36 और 36 को पलट दिया तो 63। सर 8 का स्क्वायर 64 और 64 को पलट दिया तो 46। बिल्कुल सही है, आंसर यही आ जाएगा। आंसर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए चेक कर देता हूं। सर 7 का इसको 49 तो सही है, लेकिन 49 को पलटोगे तो क्या आना चाहिए? 94। क्या आना चाहिए? 94। सर ये तो शुरुआत से ही गलत हो गया। और 11 का स्क्वायर 111 नहीं होता है, कितना होता है? 121 होता है। क्या होता है? 121। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया, ए ऑप्शन 8, 64 और 46। 8, 64 और 46। चलिए, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि दो बहुपदों के LCM और HCF, देखिए अब आप एक चीज समझ गए होंगे, सर अभी अपन ने 10 क्वेश्चन किए, 11वां क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 LCM HCF आ गए हैं और हो सकता है आगे एक आध 2 और मिल जाएं। यानी कि LCM HCF मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCM HCF क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। सवाल है आपका, यदि दो बहुपदों के LCM और HCF, तो LCM कितना है सर? LCM है x + 1 x² + 6x + 8, और महत्तम कितना है? x + 1, और उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 हो तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मैं बगल में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सर एक फॉर्मूला याद रखना, पूरे लघुत्तम महत्तम यानी कि LCM HCF में केवल एक ही फॉर्मूला लगता है, उसको याद कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला कहता है सर फॉर्मूला कहता है LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इतना सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सर कुछ मास्टर ऐसे लिख देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, गणित के मास्टर हैं तो अपनी वो तो दिखाएंगे। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अब बताओ सर पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या आपको नजर आ गई सर, एक बहुपद यानी एक संख्या कितनी है? x² + 5x + 4। कितनी है? x² + 5x + 4, ये पहली संख्या है। गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है। LCM कितना है? तो LCM देख लेते हैं। LCM दिया गया x + 1 x² + 6x + 8। LCM है x + 1 x² + 6x + 8।
और HCF कितना है, तो HCF आपको दिया गया है, सॉरी HCF दिया गया आपको x+1, कितना दिया गया है x+1। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो हम आसानी से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। अब देखिएगा हमें दूसरी संख्या निकाल, सबसे पहले तो इसके गुणनखंड तोड़ दीजिए। इसके हमें गुणनखंड तोड़ने बगल में सिखाता हूं आपको, x² + 5x + 4। सर ये गुणनखंड कैसे तोड़े जाते हैं? सर गुणनखंड तोड़े जाते हैं कैसे? सर इसमें आपको दो संख्याएं सोचनी हैं जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए, यहां कुछ नहीं लिखा है तो एक, जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए तो आप कहोगे सर 4 एकम 4। क्या कहोगे? आप कहोगे सर 4 एकम 4। आप कहोगे सर 4 एकम 4। देखिएगा आप कहोगे सर 4 एकम 4, तो आप देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं 4x + x + 4 = 0। अब देखिएगा सवाल का मतलब नहीं बदला, 4x और x कितने हो जाएंगे? 5x। सवाल ज्यों का त्यों, देखिएगा 4x और x 5x, 4 ज्यों का त्यों है, x² ज्यों का त्यों। सर इन दो में से कुछ कॉमन ले लेंगे, आप कहेंगे जी सर x कॉमन आ जाएगा। अगर x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? x, और यहाँ से x चला गया तो कितना बचा? 4। सर यहाँ से क्या कॉमन लेना है? सर यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x + 4 = 0। आपको दोनों गुणनखंड मिल गए, एक मिल गया x + 4, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, और एक हो जाएगा आपका x+1। क्या हो जाएगा? x+1। यानी कि जब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं x + 4 और x+1। परेशान नहीं होना, अगर समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आगे जब डिटेल टॉपिक आएगा तो एक एक कहानी आपको समझा दी जाएगी। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? निकालनी है। सर ये तो गुणनखंड पहले से ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ये तो आपका गुणनखंड पहले से ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x+1। और यहाँ अब इसके फिर गुणनखंड तोड़ने हैं, इसके गुणनखंड भी तोड़ना आप सीख लीजिए, एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर x² + 6x + 8। सर अब आप ये बताओ, मैंने आपको वही कहानी सुनाई कि सर यहाँ क्या लिखा? 1 तो 8 एकम 8, यानी दो संख्याएं ढूंढिए। दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर, दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना मिले? 6। जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 6 मिले। सर शुरू करते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तो आ गया, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर 6 मिला? सर 8 और 1 9, और 8 में से 1 गया 7, नहीं मिला। सर ये हमारा गुणनखंड नहीं है। सर अब हम कर सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो हो गया, और 4 और 2 6। सर कहानी खत्म। सर गुणा करने पर 8 आ गया और जोड़ने घटाने पर 6 आ गया, 4 और 2 6, और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा आंसर होगा 4x और 2x। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं सीधा सीधा लिख देंगे x² प्लस कितना लिखेंगे? 4x + 2x + 8। सर इसमें से कॉमन क्या आएगा? x, तो बचेगा x + 4। सर x कॉमन आ जाएगा तो x + 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? बता सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन आएगा? बोलते जाइएगा ध्यान से। 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x + 4। ये आ गया आपका पहला ब्रैकेट, आ गया आपका x + 4, और दूसरा ब्रैकेट आ गया सर x + 2। कितना आ गया? यानी इसके भी गुणनखंड हमने सॉल्व कर दिए, और क्या आ गए? x + 4, एक मिनट, x + 4, x + 4 और x + 2, और अंत में क्या लिखा है? x + 1। चलिए तो सारे गुणनखंड सॉल्व हो गए। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, अब सवाल आपका सीधा सॉल्व हो गया। अब आपको पता है जब बराबर के दोनों तरफ एक सी संख्याएं हो तो हम काटापीटी मचा सकते हैं, मचा देंगे सर। x + 1 से x + 1 को निपटा देंगे, x + 4 से x + 4 निपटा देंगे। सर उन दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सर दूसरी संख्या जो आएगी वो आएगी x + 2 और x + 1। सर इनका गुणा करना है, अभी गुणनखंड बनाया था, अब गुणा कर लीजिए। तो सर इस x का गुणा पहले पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए, इस x का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए, फिर इस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए। सर यही तो कहानी अभी करते आए हैं, अभी सीधा चल रहे थे, अब उल्टा चल रहे हैं। x का गुणा x में करोगे तो x² हो जाएगा, x का गुणा 1 में करोगे तो x हो जाएगा, 2 का गुणा x में करोगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। सवाल का आंसर आ गया x² + 3x + 2। ये सवाल का आंसर आ गया x² + 3x + 2। ये सवाल की क्या आ गई? सर ये सवाल की दूसरी संख्या आ गई। क्या आ गई? दूसरी संख्या। सवाल समझ में ना आया हो तो एक बार बैक करके देख लेना वीडियो को, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, हर एक लोग से नहीं बना होगा। आप सोच कि कोई भी परीक्षा में बैठ जाए सवाल को बना दे तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। देख लीजिएगा एक बार, सवाल ये है, सवाल का आंसर कहाँ दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है आंसर, x² + 3x + 2। ये आपके सवाल का सही आंसर हो जाता है। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट आपको होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने
और हाँ, ये जितने भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत। सर जब भी ऐसा सवाल आए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं सी सेट के पेपर में, ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, बोरियां भर भर के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जब भी आपको ऐसा सवाल आए लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो सीधा लिखना प्रॉफिट परसेंट बराबर, क्या लिखना, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने का लाभ हो रहा है, 10 के बराबर। कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 10 के बराबर। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा होता, क्या लिखा होता, अगर यहाँ क्या लिखा होता क्रय मूल्य, तो सीधा का सीधा उतार देते कितना, 30 सॉरी अगर क्रय मूल्य लिखा होता तो सीधा का सीधा बटे में 30 उतार देते, लेकिन विक्रय मूल्य लिखा है, ध्यान दीजिए, घटा दीजिएगा। विक्रय मूल्य दिया गया तो घटा दीजिएगा, 30 में से 10 घटा देना, कितने आ जाएंगे, 20, और गुणा कितने आ जाएंगे, 100। सर आंसर आ गया 20 पंचे 100, 10 पंचे 50%, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही। मैं अगर क्वेश्चन बदल दूं, मैं अगर विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कर दूं, क्या कर दूं, क्रय मूल्य, तो अब आप होशियार हो गए। सर क्या करोगे, 10 बटे सीधे 30 चिपका देना, गुणा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या दिया गया है उसने, विक्रय मूल्य। सर क्वेश्चन को डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन अपनी क्लासों के अंदर, ये अभी हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन 50%। बात समझ में आ गई। अगर विक्रय मूल्य लिखा है तो जितने का लाभ हो रहा है वो ऊपर और नीचे घटा के लिख देना, 30 में से 10 गुणा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि दो कुत्ते, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत शानदार सवाल है। सवाल है आपके सामने, सवाल लिखा गया है, यदि दो कुत्ते, कितने कुत्ते हैं, 2 कुत्ते, एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार यानी गोलाकार पथ है। तो आपस में अधिकतम दूर होने में कितना समय लगेगा। अब समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो कुत्ते हैं ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा ये एक आपका वृत्ताकार पथ हो गया। ये क्या हो गया, आपका वृत्ताकार पथ हो गया। मान लो कुत्तों ने यहां से दौड़ना प्रारंभ किया, तो एक कुत्ता इस तरफ दौड़ेगा और एक कुत्ता इस तरफ दौड़ेगा। जो इस तरफ दौड़ रहा है मान लो वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और जो इस तरफ दौड़ रहा है वो 3.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, उल्टे पथ पे। ये जो वृत्त है इसका व्यास कितना है, सर इसका व्यास है 7 मीटर। कितना है, इसका व्यास है 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी, हाँ सॉरी, ये 3 मीटर लिखा है, इसको ये 3 मीटर लिखा है, तो मैं इसको सुधार देता हूं, सॉरी मुझे देखने में गलती हो गई। ये जो दूसरा कुत्ता है वो कितने की रफ्तार से दौड़ रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक। त्रिज्या है 7 मीटर। उसने कहा कि ये दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, तो आपस में अधिकतम दूरी, कितनी दूरी, अधिकतम। अब आप खुद बताओ, एक कुत्ता यहां से दौड़ रहा है, समझिएगा बात को, बिल्कुल तसल्ली से समझिएगा। एक कुत्ता यहां से दौड़ेगा तो ऐसे जाएगा, ये कुत्ता यहां से दौड़ के ऐसे जाएगा, और दूसरा कुत्ता यहां से दौड़ के ऐसे जाएगा। तो आप खुद बता दो ज्यादा से ज्यादा दूरी कब तय होगी, जब वो यहां पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां मिला दोगे तो दोनों मिला ही गया, उनके बीच में दूरी नहीं बची। यानी कि उनके बीच में अधिकतम दूरी कब होगी, जब वो यहां पहुंच जाएंगे। और ये क्या बन गया सर, ये क्या बन गया, ये बन गया सर अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की परिमाप हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, अर्धवृत्त की परिमाप। सर अर्धवृत्त की परिमाप नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे वृत्त की परिमाप तो पता है। क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। पूरे वृत्त की परिमाप कितनी होती है, 2πr। सर हमें आधे वृत्त की निकालना है, तो सर 2 का भाग लगा दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, यानी परिमाप कितनी आ गई, आप कहोगे सर परिमाप आ गई πr। क्या आ गई, πr। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और त्रिज्या कितनी है, सर त्रिज्या कितनी है, 7। कितनी है सर, सॉरी 7 नहीं है, त्रिज्या है 3.5। क्यों, क्योंकि ये व्यास दिया गया है। क्या दिया गया, अगर व्यास 7.5 तो d/2 बराबर क्या होता है, त्रिज्या। नहीं, त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 आ गई। सर सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3.5 दूनी 7 और 2 से काट दोगे 11। यानी कि ये जो परिधि आपको मिली, ये जो परिमाप मिली या परिधि मिली अर्धवृत्त की परिधि, ये कितनी आ गई, 11। हमें 11 मीटर की दूरी तय करनी है, और दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। 11 मीटर की दूरी तय करनी है। तो आपको पता है जब दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में भागेंगे तो चाल जुड़ जाएगी। चाल एक की 2.5 है, एक की 3 है, तो चाल हो जाएगी 5.5, और भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 सेकंड।
कितना आ जाएगा आंसर? आ जाएगा आपका 2 सेकंड। सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थोड़ा सा टफ सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल, एक बार दोबारा समझाने का प्रयास कर देता हूं। देखिएगा, आपको ध्यान क्या देना है, तो आपको पता है कि एक व्रत है, एक क्या है, एक क्या है, व्रत है। क्या है? एक व्रत है। व्रत का टोटल अगर बात की जाए तो टोटल ये व्यास कितना है? 7 है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 3.5। आप सभी को पता है, व्यास का आधा कर देते हैं तो क्या बन जाती है? त्रिज्या बन जाती है। त्रिज्या होगी 3.5। सर यहाँ से आपको पता है किसी भी बिंदु से दौड़ा लो, चाहे यहाँ से दौड़ा लो, चाहे यहाँ से दौड़ा लो, कहीं से भी दौड़ा लो। मान लो 2 कुत्ते यहाँ खड़े हैं, एक इस तरफ जा रहा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और एक यहाँ जा रहा है 3.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आपको पता है जब भी 2 ट्रेनें अलग अलग दिशा में जाएं, 2 व्यक्ति अलग अलग दिशा में जाएं, तो उनकी चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी कि अगर दोनों की चाल पूछें, तो कितनी हो जाएगी? 2.5 + 3 यानी कि 5.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि अधिकतम दूरी पर कब पहुंचेंगे, ये अधिकतम दूरी पर कब पहुंचेंगे? तो आपको पता है ये यहाँ से एक चले और यहाँ से जाए और यहाँ पहुंच जाए, दूसरा यहाँ से जाए और यहाँ पहुंच जाए, तो ये हो गई अधिकतम दूरी तय। और इसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त की परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। तो कितनी दूरी तय कर ली? अर्धवृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर। आपको बता चुका हूं पाई आर क्यों होती है। पाई आर इसलिए होती है क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आधा है तो 2 का भाग लगा दो तो बचेगा पाई आर। पाई का मान सर 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? तो आर का वैल्यू आपको पता है, अभी बताया है मैंने, आर का वैल्यू है 3.5। कितना है? 3.5। 3.5 से काट देंगे 2 बार 7, 2 से काट देंगे 11, यानी कि 11 मीटर की दूरी तय करनी है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सर दूरी कितनी है? दूरी है सर 11 मीटर की तय करनी है, और चाल दोनों की कितनी है? 5.5। 5.5 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। यानी 2 सेकंड में दोनों कुत्ते अधिकतम दूरी पर मिल जाएंगे। 2 सेकंड बाद दोनों कुत्ते अधिकतम दूरी पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। एक बात और, आप जरूर ये वीडियो घर देख रहे होंगे, अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। आप ये समझिए मैं आपको कंटिन्यू देख रहा हूँ। जो मैं बोलने का प्रयास करूँ, जो आपसे बुलवाने का प्रयास करूँ, उसको घर पे रिपीट कीजिए, चाहे घर वाले आपको पागल कहने लगे। चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये आसान क्वेश्चन था। यदि एक्स आदमी, कितने एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि एक एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिन की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सर 40 आदमी, देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। 40 आदमी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 आदमी एक्स दिन में, यानी टोटल वर्क क्या हो गया? 40 गुणा एक्स। क्या हो गया? 40 गुणा एक्स। अब उसने कहा कि यदि 5 अतिरिक्त आदमी लगा लें, 5 अतिरिक्त आदमी लगा लें, यानी पहले एक्स आदमी थे और 5 अतिरिक्त लगा लें, तो कितने हो जाएंगे? x + 5, तो 10 दिनों की बचत होती है। यानी 40 दिन का काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इसको जैसे ही, तो 40 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 40x बराबर 30 का x में करेंगे तो हो जाएगा 30x, और धन के 30 पंचे 150। ये इधर आएगा तो 40x - 30x बराबर 150। तो 40x में से 30x घटेगा तो 10x बराबर 150। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 15 x का मान। अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। x का मान रख दीजिए तो कुल काम पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? सर आप कहोगे 40 गुणे x, 40 गुणे x का मान 15, यानी कुल काम कितना हो गया? 15 चौके 60, यानी कि 600। अब काम कराना किससे है? काम कराना 30 आदमी से। काम कराना है 30 आदमी से, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा कुल काम बटे आदमी। कुल काम कितना है? 600। कराना है 30 आदमी से, 0 से 0 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 20। यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही आंसर देखने को मिल जाएगा 20 दिन। बात समझ में आ गई होगी। आशा ऐसी है कि समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि 40 आदमी काम को x दिन में कर रहे थे, तो कुल काम कितना होगा? 40 गुणा x। अगर 5 आदमी बढ़ा दें, 5 आदमी बढ़ा दें, तो x आदमी थे तो कितने हो गए? x + 5, और काम कितने दिन की बचत होती है? 10, यानी 40 दिन का काम कितने में हो जाएगा? 30। दोनों ही टोटल काम है ना, चाहे 40 दिन में करा लो x आदमियों से, चाहे 30 दिन में करा लो x + 5 आदमियों से। टोटल काम बराबर किया तो x का मान कितना आ गया? 15। अब x का मान चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, सेम आएगा। देखो अगर यहाँ रख दोगे x का मान, तो 15 और 5 20, और 20 का गुणा 30 में करोगे तो कितना आएगा? 600। यानी कुल काम चाहे यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल काम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते। तो कुल काम आ गया आपका कितना? 600। कितने आदमियों से कराना है? 30 से कराना तो 30 का भाग, 15 से कराना तो 15 का भाग, 10 से
कराना तो 10 का भाग, आंसर आ गया 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपको पता है फिर से एक सवाल आ गया किसका, एलसीएम और एचसीएफ, और आप जहां तक है सवाल को सेकेंडों में तोड़ देंगे अगर मेरी बात आपको ध्यान रही तो। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं, क्या लिखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 ये गुणनखंड लिखे हैं। 3:4:5 है, उनके एचसीएफ कितने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना है सर, आप कहोगे सर एचसीएफ है 40 और एलसीएम है 2400। कितना है 2400। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सर मैं अभी आपको बताया कि अगर संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर संख्या निकालनी है, अभी बताया था, याद हो तो देख लेना। तो एचसीएफ का गुणा कर देना किससे, गुणनखंड से या अनुपात से, किससे, गुणनखंड से। तो आप देखेंगे सर 3, 4 और 5 यही तो लिखे हैं वो गुणनखंड। सर एचसीएफ का गुणा, मैं वो तो पूछ रहा है सबसे बड़ी, मैं तीनों बता दूंगा कैसे। सर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 40, 40 में 3 का गुणा करूंगा तो एक संख्या आ जाएगी। सर 40 में 4 का गुणा करूंगा, 40 में 4 का गुणा करूंगा तो दूसरी आ जाएगी, और तीसरा 40 में अगर 5 का गुणा करूंगा तो तीसरी आ जाएगी। 40 3 120, 40 चौके 160, 40 पंचे 200। बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर 200 हो गई। अच्छा अब अगर पूछ लेता सर सबसे छोटी 120, पूछ लेता पहली और तीसरी का अंतर, आप कहते 80, तो पूछ लेता दूसरी और तीसरी का अंतर, 40, पहली और दूसरी का अंतर 40। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लिख देता हूं एक बार। अगर आपको संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या, तो आप गुणा कर दीजिए एचसीएफ, किसका गुणा कर दीजिए, एचसीएफ का गुणा कर दीजिए किससे, एचसीएफ का गुणा कर दीजिए किससे, गुणनखंड से, या जो आपको अनुपात दिया गया जिसे हम n1 n2 n3 नाम देते हैं। आंसर आ जाती है आपकी संख्या। चलिए तो यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, रीजनिंग का प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एकदम कह सकते हैं आसान सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। राम श्याम का मित्र है, राम श्याम का मित्र है, ये दोनों मित्र हैं। वैसे भी आपको पता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें मित्र की कोई बात नहीं होती, यानी क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, क्वेश्चन आगे मिलेगा। राम श्याम का मित्र है, मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा। राम और श्याम एक दूसरे के मित्र हैं। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, क्या पूछा, तो राम ने कहा उसका बेटा, किसका बेटा, किसकी ओर इशारा किया, मनीष की ओर, किसकी ओर इशारा किया, मनीष की ओर, यानी कि मनीष का बेटा, मनीष का जो पुत्र है, मनीष का जो बेटा है, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मेरा बेटा यानी किसका बेटा, राम का बेटा, राम के बेटे का क्या है, राम के बेटे का चाचा है। ये कौन है, चाचा। ये चाचा कब हो सकता है, जब ये दोनों क्या हो, ये दोनों भाई हो। ये जैसे आप एक बात समझिए मेरी, जब राम का पुत्र है ये, और राम के पुत्र का चाचा कौन होगा, राम का भाई होगा। यानी कि मनीष का जो बेटा है वो राम का क्या है, भाई है। राम का क्या है, भाई है। जब भाई है तो इन दोनों के पिताजी कौन हुए, मनीष हुए। तो पूछा है मनीष का राम से क्या संबंध है, तो मनीष जो है, मनीष का बेटा और राम दोनों भाई भाई हैं, तो मनीष कौन हो गया, राम का पिताजी हो गए। सर ये ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन को सही हो जाएगा, पिताजी का संबंध है। किसका संबंध है, पिताजी का संबंध है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी में पूरा नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। लिखा है इफ ऑन 31 मार्च 2008 इज मंडे, यानी कि 31 मार्च 2008 को मंडे है, यानी कि सोमवार है। देन व्हाट डे शैल बी ऑन 31 मार्च 2011, यानी कि हिंदी में सीधा सा एकदम आसान क्वेश्चन, इससे कोई निहायती आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 31 मार्च 2008 को मंडे है, क्या है सर, मंडे है। क्या है, मंडे है, यानी कि सोमवार है। अब पूछा गया है 31 मार्च, क्या पूछा गया है, 31 मार्च 2011। सर एक बात मेरी नोट कर लेना आप कॉपी पे। नोट क्या करना है सर, नोट ये करना है कि कोई साल जिस दिन शुरू होती है उसी दिन खत्म होती है। यानी कि अगर 1 जनवरी, ध्यान देना, अगर 1 जनवरी 2024 को
2023 को अगर सोमवार है तो सर 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। बस लीप ईयर नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लीप ईयर नहीं पढ़ना चाहिए। जो साल जिस दिन शुरू होती है उसी दिन खत्म होती है। यानी कि अगर 31 जनवरी 2023 को सोमवार है, 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2024 को एक दिन आगे बढ़ा देंगे, यानी क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो यही सवाल है सर। 31 मार्च 2008 को, अगर 2008 को सोमवार है, क्या निकल चुका है सर, यहाँ लीप वर्ष की बात नहीं है, क्योंकि 2008 में लीप वर्ष फरवरी में होगा। तो अगर मैं पूछूं कि सर 31 मार्च 2009 को क्या होगा, तो आप एक बढ़ा दीजिएगा। क्या बढ़ा दीजिएगा, एक बढ़ा दीजिएगा। सोमवार की जगह क्या आ जाएगा सर, मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या जाएगा, ट्यूसडे। वही मैं बात करूं सर 31 मार्च 2010 को क्या होगा, 31 मार्च 2010 को तो फिर से एक दिन बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब 31 मार्च 2011 को पूछ रहा है, तो फिर से एक दिन बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका थर्सडे। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, एक चीज याद रखना, मान लो बीच में लीप ईयर पड़ जाता है, ये तो लीप ईयर है नहीं क्योंकि मार्च से शुरू कर रहा है। अगर लीप ईयर पड़ जाता तो एक दिन नहीं बढ़ा के कितने दिन बढ़ा देते सर, 2 दिन बढ़ा देते। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह का होगा। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह का होगा। तो वर्ष 2009 की तरह के कैलेंडर की अगर हमें बात करनी है तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। सर 2009 की तरह कैलेंडर, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैलेंडर संभाल के रखने लगना। कैलेंडर संभाल के रखोगे तो आपको दोबारा भी काम आएंगे। जैसे 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना, 2000 लास्ट के 2 अंक उठाने। कितने उठाने, लास्ट के 2 अंक, और लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगा दीजिएगा, और जो शेष बचेगा सर 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। अगर 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ दीजिएगा, तो 2009 में 6 जोड़ देंगे, यानी 2009 का कैलेंडर कब काम आएगा सर, 2015 में काम आएगा। कब आएगा, 15 में। सर आप कहोगे सर अगर मान लो 1 ना बचता, ज्यादा बचता, अगर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर शेष 1 बचेगा तो कितने ऐड करोगे, 6। अगर शेष 2 बचेगा तो कितने ऐड करोगे, 11। अगर शेष 3 बचे तो कितने ऐड करोगे, 11। और अगर शेष 4 बचे, सर 4 तो बचेगा ही नहीं, 4 तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि भाग ही कैसे लगा रहे हो 4 से, तो शेष बचेगा 0। अगर 0 बचे तो जोड़ देना कितने, 28। कैसे, 11 11 22 और 6 28। यानी अब एक चीज और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा इंडिया जो है, इंडिया 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत गई, सभी को पता है। लेकिन इंडिया इसके पहले मैं पूछूं सबसे पहली बार वर्ल्ड कप कब जीती, तो आप कहोगे सर 1983 में जीती थी। सर कब जीती थी, क्योंकि दुनिया का कोई भी कैलेंडर होगा 28 साल बाद रिपीट होता है। दुनिया का कोई भी कैलेंडर मैं कहूँ 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सर, 28 साल बाद रिपीट कर देना। कब रिपीट कर देना, 28 साल बाद 2052 में। कब रिपीट कर देना, 2052 में। मैं अगर आपसे पूछूं इंडिया वर्ल्ड कप कब जीती, 1983 में, और अगला वर्ल्ड कप कब जीती सर, 2011 में। जरा मैं पूछूं इनका अंतर कितना है, आप कहना 28 साल। तो ये उस टाइम कुछ न्यूज रिपोर्टर अपने टीवी पर, देखिए एक करिश्मा हो गया। क्या करिश्मा हो गया, बोले जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता 1983 में, वो कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर दोनों एक समान है। अरे वो समान कोई जादू नहीं था, कोई करिश्मा नहीं था, वो तो हमेशा ही होता है। दुनिया का कोई भी कैलेंडर हो 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 1983 का कैलेंडर 2011 में भी क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है बार बार। अगर 4 का भाग लगाना, लास्ट के 2 अंक में कितने का भाग लगाना है, 4 का। अगर 1 शेष बचे तो 6 जोड़ देना, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2 शेष बचे तो 11 जोड़ देना, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 3 शेष बचे तो 11 जोड़ देना, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और अगर 0 शेष बचे तो 28 जोड़ देना, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आपकी कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। निम्न कथनों का संदर्भ ले। सभी बालक सत्यवादी। सभी बालक कैसे हैं, सत्यवादी। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये कल्पना वाला टॉपिक है, इमेजिनेशन है पूरी। सभी बालक सत्यवादी हैं, और नीचे लिखा है कमल बालक है। अगर कमल, सभी बालक सत्यवादी हैं और कमल एक बालक है, तो कमल सत्यवादी है, बिल्कुल सही है। अगर सभी बालक सत्यवादी हैं तो कमल भी एक बालक है, तो कमल भी क्या हो गया, सत्यवादी हो गया। लेकिन उसने कहा सभी सत्यवादी बालक होते हैं। नहीं सर, सभी बालक सत्यवादी हैं तो ठीक है, लेकिन सभी सत्य क्यों, बड़े व्यक्ति यानी कि जो बालक नहीं हैं, जिनके जो युवा हो गए हैं या अधेड़ हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं, क्या वो सत्यवादी नहीं हो सकते। तो ये वाला
क्या हो गया, गलत हो गया। यानी पहला ऑप्शन सही है, कौन सा, कमल सत्यवादी, यानी कि ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन। सर एक घड़ी जो रविवार को, कब, जो रविवार को कितने बजे, दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे, रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। पहले 3 मिनट पीछे थी, फिर 5 मिनट आगे, यानी कि आप समझिएगा, जैसे मान लो पहले क्या थी, 3 मिनट पीछे, 3 मिनट पीछे, और फिर क्या हो गई, 5 मिनट आगे हो गई, 5 मिनट आगे। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया, ठीक तो दिखाया होगा एक बार, देखिएगा 3 मिनट पीछे कब थी, 3 मिनट पीछे कब थी, तो आप कहोगे सर 3 मिनट पीछे थी रविवार को 2 बजे, रविवार को दोपहर 2 बजे, रविवार को दोपहर 2 बजे, और 5 मिनट आगे कब हो गई, मंगलवार को दोपहर 2 बजे, मंगलवार को दोपहर 2 बजे। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये टोटल कितने मिनट कवर किए इस घड़ी ने, तो सर पहले 3 मिनट पीछे थी, कितने मिनट कवर किए, सर पहले 3 मिनट पीछे थी, उसने यहाँ पे सही समय दिखाया होगा, क्यों दिखाया होगा, क्योंकि सर पहले 3 मिनट पीछे थी, बाद में 5 मिनट आगे होगा, यानी कितने मिनट कवर किए, आप कहोगे सर 8 मिनट कवर किए। कितने कवर किए, सर आप कहोगे सर 8 मिनट कवर कर दिए घड़ी ने, कितने मिनट कवर कर दिए, 8 मिनट। तो सर कितना समय लगा 8 मिनट कवर करने में, तो आप कहोगे सर रविवार को दोपहर 2 बजे से सोमवार को दोपहर 2 बजे कितने घंटे हो गए, सर 24 घंटे। कितने हो गए, 24 घंटे। और सोमवार से मंगलवार में कितने हो गए, 24 घंटे, क्योंकि समय तो वही है, दोपहर 2 बजे से दोपहर 2 बजे। यानी कि कुल कितने घंटे लगे घड़ी को 8 मिनट कवर करने में, कितने मिनट, सर घड़ी को 8 मिनट कवर करने में 48 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 48। तो सर 1 मिनट अगर कवर करना हो, 1 मिनट कवर करना हो तो कितने घंटे लगेंगे, तो आप कहोगे 48/8, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, आप कहोगे सर 6 घंटे। तो हमें कितने मिनट कवर कराने, सर 3 मिनट पीछे थी, कितने मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। तो हमें अगर 3 मिनट कवर कराने हैं घड़ी से, तो कितने घंटे आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 18 घंटे। यानी कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया, 18 घंटे बाद। कब दिखाया, 18 घंटे बाद घड़ी ने क्या दिखाया है, सही समय। तो बताओ रविवार को दोपहर 2 बजे से कितने घंटे जोड़ दो, 18। अगर 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे रात के 2 बज जाएंगे, और 6 घंटे और जोड़ देंगे तो सुबह के कितने बन जाएंगे, सोमवार को सुबह 8 बजे। सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आसान सा सवाल था सर। पहले रविवार को 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, रविवार को 2 बजे 3 मिनट पीछे, मंगलवार को 2 बजे 5 मिनट आगे। कितना समय कवर हुआ, 8 मिनट का समय कवर हुआ। कितने घंटे में, 48 घंटे में। 8 मिनट का समय 48 घंटे में कवर हुआ, तो 1 मिनट का समय 6 घंटे में, तो 3 मिनट का समय 18 घंटे। सर इसमें 18 घंटे जोड़ देंगे, आंसर आ गया क्या आपका, आंसर आ गया आपका सोमवार सुबह 8 बजे। कितना आ जाएगा, सोमवार सुबह 8 बजे। चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये आसान सवाल है, रीजनिंग का प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। जो संबंध 6 तथा 16 में, जो संबंध 6 तथा 16 में है, वही संबंध 12 तथा इसमें होगा। देखिए 6 का संबंध 16 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा। सर लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैथ नहीं है कि मैथ लगा देंगे। सर लॉजिक लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सर लॉजिक कैसे लगा दीजिएगा, सीधी सी बात है। अगर हम देखा जाए कि सर ये कैसे है, तो ये हो एक प्रकार से कहा जाए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 16। अगर यहाँ लगाएं तो 12 दूनी 24 और प्लस 4 28। सर 28 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 29 है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, दूसरा लॉजिक ट्राई कर लेते हैं। सर क्योंकि हमें ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, सर ये क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड है। सर एक और लॉजिक लगाएंगे, 6 3 18 और 2 घटा देंगे तो कितने होगा, 16। 6 3 18, 18 में से 2 गए 16, तो सेम यहाँ लगा देंगे। 12 3 36 और 36 में से 2 घटा देंगे तो 34। क्या ऑप्शन नजर आ रहा है, जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ऑप्शन नजर आ रहा है सर, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में इसका अलग अंक कौन सा होगा। सवाल बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। देखिएगा मैं लिख देता हूं, सवाल है आपका 1 0 5 8 17 24। अच्छा सवाल है। इसको 2-3 तरीके हैं करने के, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। आप
थोड़ा सा एक बात ध्यान दिया करो, सबसे पहले थोड़ा वर्ग और घन पे ध्यान दिया करो। अगर कोई नंबर वर्ग और घन के आसपास लिखा है, इसको आप नंबर से भी कर सकते हो, घटा जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन एक शानदार सा तरीका बताता हूं आपको। अगर वर्ग घन नजर आ रहा है, जैसे मैं अगर गौर से देखूं, सर ये 8 लिखा है, अगर 9 होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता? सर 17 लिखा है, 17 के बगल में कुछ याद आ रहा है? 16 हो जाता तो 4 का स्क्वायर हो जाता। सर ये 24 लिखा है, 25 होता तो मजा आ जाता। यानी कि स्क्वायर वाली सीरीज है, देखिएगा कैसे, अब आप खुद समझ जाओगे। सर ये लिखा है 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है सर 4 का स्क्वायर प्लस 1, सर ये लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है सर 2 का स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, और ये लिखा है 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला नंबर आपको बताना है तो आप बता देंगे सर 0 के स्क्वायर में 1 जुड़ गया, 1 के स्क्वायर में 1 घट गया, 2 के स्क्वायर में 1 जुड़ गया, 3 के स्क्वायर में 1 घट गया, 4 के स्क्वायर में 1 जुड़ गया, 5 के स्क्वायर में 1 घट गया, तो 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ देना, तो 6 छंग 36 और 1 37। सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो आप कहेंगे हाँ सर आ गई समझ में, क्योंकि बिल्कुल आसान सी बात है। सर पहले स्क्वायर किया, 0 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर किया, 1 घटा दिया। देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ देंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो आसान सा सवाल था आपके लिए, आपने आसानी से हल कर दिया होगा। नेक्स्ट ये सवाल है आपका, सवाल स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का है, कथन एवं तर्क का है। क्वेश्चन है, कथन है कॉलेज के छात्रों को, किसके? कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कथन है, कथन को बिल्कुल सत्य मान के चलना है, यानी प्रतिबंधित तो करना है, प्रतिबंधित तो करना है, लेकिन कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका तर्क देखिए। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है, हाँ कॉलेज के दलों के लिए जंग, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। अब आपके हिसाब से सोचा जाए तो कौन सा तर्क प्रबल होना चाहिए? सर कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, देश के अच्छे अच्छे नेता भी कहाँ से निकल के आते हैं? कॉलेजों से निकल के आते हैं। हमें पढ़ाई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं है, देखिए, क्योंकि कॉलेजों में राजनीति करने का मतलब केवल आप कहें कि चुनाव लड़ना ही नहीं है। सर वहाँ एक कहा जाए एक सामाजिक रूप के कई कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज जो है धीरे धीरे राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा JNU में पिछले कुछ सालों में जो हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ओनली आर्गूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क 2 प्रबल है। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण शब्दों में विभक्त करें। रेल, कार, साइकिल, बस। अरे सीधा सा कर सकते हैं सर, कैपेसिटी के हिसाब से बना दीजिए। सर कैपेसिटी देखेंगे, सर साइकिल पे 1 जन बैठेंगे, साइकिल पे 1 जन बैठेंगे। उसके बाद सर कार में हम देख लेंगे 4-5 जन, 6-7 जन भी बैठा लेंगे। उसके बाद बस में आ जाएंगे तो हम 50-60 भी बैठा लेंगे। और अगर ट्रेन आ गई तो कहना ही क्या है, ट्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है सर? अनलिमिटेड होती है, कितने भी बैठा सकते हैं। तो आंसर आ गया 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? कैपेसिटी से जमा दीजिए, एकदम आसान सा प्रश्न है, रीजनिंग थोड़ी सी आसान लग रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, रहा आपके सामने। अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर, किसकी ओर है? सर मैं बना देता हूँ उत्तर पूर्व, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। अनुज का मुख उत्तर पूर्व, सर ये पूरब है, ये उत्तर है, यानी उसका मुख कहाँ है? यहाँ है, बस छोड़ दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। उसका मुख वहाँ है, कहाँ? ये है उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद मैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, मैं लिख देता हूँ, कहाँ घूमा मैं भूल जाता हूँ इसलिए लिख देता हूँ 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। अगर मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख दूँ, थोड़ी बहुत आती है जो उसमें, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी कि अगर मैं कहूँ 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कैसा घुमा दिया? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया। और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, यानी कि पुनः 90 डिग्री किसमें? पुनः उसी दिशा में, यानी कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन समझ में आया इतना कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन मैंने लिखा मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे देखिएगा? सर अनुज का मुख उत्तर पूर्व में, ये बैठा है अनुज,
वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मैंने लिख दिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया और उसके बाद फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। पूछ रहा है किस दिशा की ओर देख रहा है। तो सर अब इस सवाल को सॉल्व करने का सीधा सा एकदम आसान तरीका बताता हूँ। सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कट जाते हैं, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक और क्लॉक क्या हो गए, कट गए। यानी कि सवाल का आंसर जिस दिशा में देख रहा है उस दिशा से कितना घुमा दीजिए, 180 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। जिस दिशा में देख रहा है, सर इस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में देख रहा है, अगर इससे आप 180 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओगे तो ये सीधा इस तरफ आ जाएगा। आपको पता है 180 घुमाओगे, चाहे इधर से घुमा लेना चाहे इधर से घुमा लेना, इस तरफ आ जाएगा। ये कौन सी दिशा है सर, ये तो होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट, ये रहा आपका सवाल, एकदम आसान निहायती रद्दी प्रश्न इसको कह सकते हैं। 4, 17 और 7 और इसकी जगह अपन को बताना है। सर इसको सीधा सीधा 4 चौके 16 यानी कि स्क्वायर करके क्या कर दिया, स्क्वायर करके एक जोड़ दिया। तो सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और एक 50। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 4 का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया तो 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दीजिए, 50 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये रहा चश्मा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद साइकिल और यूनिसाइकिल। तो देखिएगा साइकिल जो बनी कैसे बनी, पहले यूनिसाइकिल फिर साइकिल। उसी प्रकार से चश्मा कैसे बना, चश्मे जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं तो पहले एक पहिए की चर्चा हुई। यूनिसाइकिल का मतलब होता है एक पहिए वाली साइकिल। तो चश्मे में भी कितने होते हैं, 2 लेंस होते हैं, तो एक लेंस को बोलते हैं मोनोकल। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा मोनोकल। क्या कहेंगे, मोनोकल। तो चश्मे में 2 लेंस, मोनोकल में 1 लेंस। सेम उसी प्रकार से साइकिल में 2 पहिए और यूनिसाइकिल में 1 पहिया। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो अगर किसी को तो बता दीजिए, कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात करना, थोड़ा सा पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर लिखा है 2, 3, 4, 6, 5 छूट गया, मुझे लगता है गलती हो गई, 5, 6, 7 ऐसे गिनती बना देते। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। इतनी लंबी सीरीज कौन पढ़ेगा, इतनी लंबी सीरीज। इसमें एक छोड़ के थोड़ा सा प्रयास करके देखते हैं, शायद अपना काम बन जाए। छोड़ते हैं एक, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, एक छोड़ना है, 2 12, 2 14, 2 16। यानी कि बात बन गई। बात बन गई तो बात बना लेते हैं, पर कोई दिक्कत थोड़ी है बनाने में। देखिएगा 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर सी, सवाल खत्म हुआ, सवाल खत्म हुआ। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, एक कक्षा के 31 छात्रों में, यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कुल 31 छात्र हैं। 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है, तो नीचे से उनका क्रम बताना है। देखिए, चाहे ऊपर नीचे से पूछ ले, चाहे दाएं बाएं से पूछ ले, चाहे आगे पीछे से पूछ ले, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिएगा कुल संख्या क्या होती है। देखिएगा कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो कुल संख्या होती है ऊपर प्लस नीचे -1। ऊपर फॉर्मूला बन गया अपना, कुल संख्या बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। फॉर्मूला बन गया अपना, कुल संख्या बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। किसी एक से भी हल कर लीजिए आप, चाहे अनूप से चाहे सुनील से। अनूप का ऊपर से स्थान कितना है, 7वां है, तो कुल संख्या सर 31 है। ऊपर से स्थान 7वां है, प्लस नीचे और माइनस के 1। सर अगर 31 बराबर 7 में से घटाएंगे 6 प्लस नीचे बराबर, तो आप कहेंगे 6 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 31 - 6 बराबर नीचे, तो नीचे से हो जाएगा आपका 25। यानी कि अगर अनूप का स्थान ऊपर से 7वां है तो नीचे से कौन सा हो जाएगा सर, 25 में हो जाएगा। अब देखिएगा 25 तो एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया आपका 25 और 21। मान लो दूसरे को हल करना है, सुनील को भी करना है, फॉर्मूला वही है, टोटल नंबर बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। सर कुल नंबर 31 है, ऊपर से सुनील का स्थान 11वां है, प्लस नीचे माइनस के 1। 11 में से 1 गया 10, तो 31 बराबर 10 प्लस नीचे 10 इस तरफ आके घटा देंगे तो बचेगा 21। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। कुल संख्या जब भी तो फॉर्मूला है कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान
प्लस बाएं से स्थान -1। और भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा कुल संख्या बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस के 1। बात समझ में आ गई होगी। और लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर अलग अलग तरीके से लिखता है। सर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका डील हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने QNK ई में लुप्त अक्षर बताना है। क्या बताना है सर? लुप्त अक्षर। चलिए बता देते हैं लुप्त अक्षर। क्वेश्चन है QNK ई। देखिएगा जब भी आपको ऐसे ABCD आ जाए, सबसे पहले उसका नंबर याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको नंबर ही याद कराऊंगा। पहले सर Q का नंबर कितना है? सर Q का नंबर याद रखना, Q का नंबर है 17, N का नंबर है 14, K का नंबर है 11, उसका नंबर है 5। कुछ समझ में आ गया होगा। सवाल ही हल हो गया। सर सवाल में क्या बचा? 17 में से 3 गए 14, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 3 गए 8 और 8 में से 3 गए 5। सवाल ही खत्म हो गया। सर सवाल ही खत्म हो गया। 17, 14, 11। अब क्या आएगा? 11 में से 3 गए तो क्या बचेंगे? 8। और 8 किसका कोड है? H का। किसका कोड है? H का। क्योंकि 8 ऐसे याद किया जाता है। देखो ऐसे याद किया जाता है। H लिखा है, ऊपर से मिला दो नीचे से मिला दो, क्या बन गया? 8। क्या बन गया? 8। तो सवाल बिल्कुल आसान था, निहायती रद्दी क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। अंक युग्म समूह को चुनें जो अन्य से भिन्न है। मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा। आप देख सकते हैं, देखिएगा ये क्या लिखा है? 8 लिखा है, 25, 8 या 24 और 1 25, 8 या 24 और 1 25, 22 67। 22 का करेंगे तो 22 या 66 और 1 67। 3 का गुणा करके 1 ऐड हो रहा है। 3 का गुणा करके 1 ऐड हो रहा है। सर 15 थी 45 और 1 46। समझ में आ रहा है? देखो 8 और 25, तो 8 में सर 3 का गुणा कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 8 थी 24 और 1 25। सर 22 और 67, तो 22 में सर 3 का गुणा कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। 22 थी 66 और 1 67, 15 थी 45 और 1 46। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि अगर 18 में 3 का गुणा करोगे और प्लस 1 जोड़ोगे तो 18 थी 54 और 1 55। यानी ये आपका गलत हो गया, यानी कि आपका सही आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा, ये पुनः एक ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने आया है। सवाल है आपके सामने, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। मैं लिख देता हूं ए और बी। ये ए है और ये बी है। दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन है तो भाई के लिए मैं ये बना देता हूं, बहन के लिए मैं ये बना देता हूं। ये भाई है, ये बहन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सी ए का क्या है? पिता है। सी ए का पिता है। जो सी है वो ए का पिता है। सी जो है वो ए का पिता है। अगर सर ए का पिता है, ये का पिता, देखिए इस ब्रैक आयत का मतलब होता है कि ये मेल है, और अगर मैंने गोला बना दिया तो वो फीमेल है। सर अगर ये ए का पिता है तो सर बी का भी तो पिता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बी का पिता होगा। डी जो है वो सी की बहन है। डी जो है वो सी की क्या है? सी की क्या है? देखो ये दोनों भाई बहन और ये दोनों भाई बहन है। तो सर अगर सी इन दोनों का पिता है तो डी इन दोनों की क्या हो गई? बुआ जी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि सर पिताजी की बहन कौन हो गई? बुआ जी हो गई। आगे लिखा है डी ई जो है वो डी की माँ है। ई जो है वो क्या है? डी की माँ है। अगर डी की माँ है तो सी की भी तो माँ होगी। अगर डी की माँ है तो सी की भी तो माँ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। यानी कि ये जो भाई और ये जो बहन है, ये इनकी कौन है? दादी है। कौन है? दादी है। तो अगर ई से पूछे कि बी का क्या संबंध है, क्या पूछा गया है? बी ई से किस प्रकार संबंध है, यानी बी कौन है ई की? तो बी कौन है? पोती, ग्रैंड डॉटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जो कहा गया है वो बना देंगे डायग्राम, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। किसी कोड भाषा में LC को 6, TE को 10 और TE को 10, और उसी कोड भाषा में PD का कोड क्या होगा? PD का कोड सर बताना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा। चलिए, जब भी ABCD आ जाए सबसे पहला काम है नंबरिंग करना। सर L का कोड कितना है? सर 12 है। L का कोड 12 है और C का कोड कितना है? C का कोड 3 है। L का कोड कितना है? 12 है और C का कोड कितना है? 3 है। ठीक है ना। उसके बाद अगर TE की बात करेंगे तो T का कोड कितना है? T का कोड 20 है और E का कोड कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब अगर P की बात करेंगे तो P का नंबर 16 है और इसका नंबर कितना है? 4 है। अब कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसमें लग रहा होगा, ये 12 है, ये 3 है। अगर भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, 2 ऐड हो गए। अगर यहाँ से भाग लगाएंगे तो यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ प्रिंट तो नहीं मिस्टेक हो गई है। लैंग्वेज LC रिटन 60 इज रिटन 10, व्हाट विल द कोड ऑफ PD, व्हाट इज द कोड ऑफ PD। चलिए देख लेते हैं एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो इसमें मुझे लगता है या तो मैंने मिस्टेक कर दी। LC को 6 लिखते हैं, LC को 6, L का कोड है 12 और C का कोड है 3, ठीक है। उसके बाद ये 20 है और ये 5 है, बिल्कुल सही है। ये 16 है, 3 चौके 12 यानी कि 4 आ रहा है, 2 6 आएंगे, ये 5 आएगा, ठीक है। तो सॉरी ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है इस सवाल को कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है। एक बार इसको बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। अब देखिएगा रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 140 मीटर। रेलगाड़ी कितने की रफ्तार से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और बिल्ली उसी दिशा से रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो देखिएगा अगर समय बराबर होता है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सर समय हमें निकालना है, दूरी की बात की जाए तो दूरी में आएगी ट्रेन की लंबाई, यानी कितनी आ जाएगी 140 मीटर। और चाल देखिए बिल्ली की चाल भी और ट्रेन की चाल है। जब 2 चालें दी जाएं, कितनी चालें दी जाएं, 2 चालें। अगर एक ही दिशा में जाएं तो घटा देंगे और अलग अलग दिशा में जाएं तो जोड़ देंगे। एक ही दिशा में जाएं तो घटा देंगे, अलग अलग दिशा में जाएं तो जोड़ देंगे। एक ही दिशा में जा रही हैं तो घटा देंगे। ये 42, ये 60 और ये 18 है। 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 आएगा, लेकिन इसको गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि काय में बदलना पड़ेगा। सर हमें ऐसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। किससे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में हमें ऐसे बदलना पड़ेगा। सर सॉल्व कर लेते हैं, 18 को पहुंचा देते हैं ऊपर, तो 140 × 18 बटे 42 × 5। सर सॉल्व कर लीजिए। सर 14 से काट देते हैं, 14 से काटेंगे, 14 एकम 14 0, 14 × 3 42, 3 छक्के 18, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, यानी सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 12 सेकंड। क्या आ जाएगा, 12 सेकंड। यहां तक में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ABC 6, EFG 210, IJ के क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है आपका ABC क्या हो गया 6, उसके बाद EFG 210 और हमें निकालना है IJK। सर सबसे पहले नंबरिंग पे ही काम करना प्रारंभ करते हैं। अगर नंबरिंग देखी जाए तो 1 2 3, कुछ समझ में आ रहा है सर, कुछ समझ में आ रहा है सर। यहाँ देखेंगे 5 6 7, क्या हो जाएगा 5 6 7, 5 6 7। आगे बात समझ में, कैसे सर, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 आ गया सर। 5 छक्के 30, 30 सत्ते 210, यानी कि नंबर जो लिखा है उसका गुणा कर देना। आई का नंबर हो जाएगा 9, जे का हो जाएगा 10 और के का हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 90 × 11, 11 9 99, यानी कि आंसर हो जाएगा 990। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, ये भी बढ़िया सवाल है, देखेंगे ध्यान से। लिखा है A धन B बराबर A/B प्लस B/A। तो हमें निकालना है A² प्लस B²। देखिएगा A धन B बराबर A/B प्लस B/A। सर समीकरण 1 दिया गया है, वेरिएबल 2 हैं, यानी कि हम वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। जब भी समीकरण इक्वेशन 1 दी गई है, वेरिएबल 2 हैं, तो हम वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं और हम स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी ऐसे मान माने A और B के कि समीकरण संतुलित हो जाए, तो हम सबसे आसान वैल्यू मान लेते हैं 1। देखिए अगर A का मान 1 माने तो यहाँ भी 1 आएगा, ये यहाँ भी 1 आएगा, बराबर 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि दोनों मान क्या है 1 है। तो 1 और 1 2, और ये भी कितने हो गए 2, यानी A का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए आपके 2 हो गए। यानी सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा, सवाल का सही आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, सवाल का सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल आसान है, वैल्यू पुटिंग से लगाना था। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का, एकदम आखिरी क्वेश्चन है। सर देख सकते हैं E बराबर क्या लिखा है, E बराबर लिखा है 5। क्या लिखा है, अब आप समझ गए होंगे, सवाल में कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि E बराबर 5 लिखा है, आगे लिखा है अमेंडमेंट 89, तो ये पूरे उसको जोड़ दिया गया। कैसे, अमेंडमेंट
इसके सारे नंबर आपको लिखने पड़ेंगे पहले। कौन कौन से नंबर तो आपको पता है कौन कौन से नंबर। ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, इसका 5 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, इसका 13 होता है, इसका 5 होता है, 14 होता है, 20। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 89 आएगा। कितना आएगा 89। तो सेम इसको भी जोड़ दो। किसको जोड़ दो? सेक्रेटरी। तो सर एस से क्या आ जाएगा? सर एस से आ जाएगा 19। क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा, एस का होगा 19, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। चलिए जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 19 और 5 24 और 24 और 3 27, 18 45 50 70, 70 और 25 95 और 19 114। सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 114। तो आपने देखा कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के हल करा दिए हैं इस पार्ट में। आपको आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।